Students, hope you are doing well. Today we will start a new chapter, chapter 3, that is metals and non-metals. In this video, we will learn first topic, physical properties of metals and non-metals, second topic, chemical properties of metals, and third topic, how do metals and non-metals react, with all important lines. So let us start from the first topic, physical properties of metals and non-metals. So physical properties of metals are, first property, metals in their pure state have a shiny surface. This property is called metallic luster. मेटल के प्योर स्टेट में उसके सरफेस पर शाइन होता है और मेटल के इस प्रॉपर्टी को मेटालिक लस्टर कहा जाता है. Now next property, some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. कुछ मेटल्स को पीटने पर thin sheet में कन्वर्ट हो जाता है और मेटल के इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है. गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स. गोल्ड और सिल्वर जो है मोस्ट मेलेबल मेटल्स है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मेटल्स में एबिलिटी होती है कि उसे खींचने पर वो वायर में कन्वर्ट हो जाए और मेटल की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल और गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है. अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. गोल्ड के 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बनाया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. मेटल्स गुड कंडक्टर है हीट का और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट्स का मीनिंग ये होता है कि मेटल्स में बहुत ज्यादा हीट देने पर तब वो पिघलता है. द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. कह रहे कि सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर्स है हीट का और उसके कंपेयर में लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर्स है हीट का. Now next property, the metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. Metals को जब hard surface पर strike किया जाता है तो उससे साउंड निकलता है और मेटल के इस प्रॉपर्टी को sonorous कहा जाता है. Now physical property of non-metals. The non-metals are either solids or gaseous except bromine which is a liquid. कह रहा है कि non-metals या तो solid के फॉर्म में पाया जाता है या फिर gaseous के फॉर्म में पाया जाता है और इसका एक्सेप्शन ब्रोमीन है, ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है. अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों का पढ़ेंगे, साथ में कुछ एक्सेप्शन को पढ़ेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सभी मेटल्स मरकरी को छोड़ करके रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स. मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है लेकिन ये दोनों एक्सेप्शन में है. गैलियम एंड सीजियम इन दोनों का बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है. These two metals will melt if you keep them on your palm. इन दोनों मेटल्स को यदि अपने हथेली पर रखोगे तो वहां भी वो पिघल जाएगा. Now second point, iodine is non-metal but it is lustrous. Iodine non-metal है लेकिन इसमें luster है, shine है. Now third point, carbon is a non-metal that can exist in different forms. Carbon non-metals है और इसके अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं. Each form is called an allotrope और इसका हर एक फॉर्म allotrope कहलाता है. Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substances known and has very high melting and boiling point. डायमंड जो कार्बन का एलोट्रोप है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है. ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कार्बन का दूसरा एलोट्रोप जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, alkali metals like lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and low melting points. alkali metals जैसे lithium, sodium, potassium बहुत soft होता है और इसे knife से काटा जा सकता है. इसकी density बहुत कम होती है और साथ में इसका melting point भी बहुत कम होता है. Most non-metals produce acidic oxide when dissolved in water. On the other hand, most metals give rise to basic oxide. कह रहे कि अधिकतर नॉन मेटल्स वाटर के साथ डिजोल्व होकर के एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और वहीं दूसरी तरफ मेटल्स वाटर के साथ डिजोल्व होकर के बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. In this topic, we will learn reaction of metals with air, reaction of metals with water, reaction of metals with acids, and reaction of metals with other metal salts. So first topic is what happens when metals are burnt in air. Almost all metals combine with oxygen to form metal oxide. लगभग सभी metals ऑक्सीजन के साथ combine होकर के metal oxide बनाता है. And general reaction is metal plus oxygen, it gives metal oxide. And examples are when copper reacts with oxygen, it gives cupric oxide or copper 2 oxide. Similarly, when aluminium reacts with oxygen, it gives aluminium oxide.
Metal oxides are basic in nature, but some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which reacts with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides. कह रहे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब दोनों ही बिहेवियर को शो करता है, एसिडिक बिहेवियर को भी और बेसिक बिहेवियर को भी। और साथ में ऐसे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, और इस तरह के मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। एंड रिएक्शंस आर aluminum oxides when reacts with hydrochloric acid, it gives aluminum chloride plus water. Aluminum chloride is a salt. Aluminum oxide when reacts with sodium hydroxide, it gives sodium aluminate, it is salt plus water. Okay. Most metal oxides are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. अधिकतर metal oxide जो है water के साथ insoluble है, लेकिन कुछ metal oxide water के साथ soluble है और वो alkali बनाता है. As for example, sodium oxide in solid state when react with water in liquid state, it gives sodium hydroxide. It is alkali. And next, potassium oxide in solid state when react with water in liquid state, it gives potassium hydroxide in aqueous state, and it is also alkali. Okay. Now reaction of metals with oxygen. जहाँ हम लोग मेटल के साथ ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. Metals जैसे पोटेशियम और सोडियम है, इसे यदि ओपन में रख दिया जाए तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ. Hence to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in the kerosene oil. इन दोनों मेटल को बचाने के लिए या एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए इन दोनों मेटल को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखा जाता है, यानी कि डिप करके रखा जाता है. At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कुछ मेटल्स है जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब इन सब के ऊपर में एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. ये जो ऑक्सीजन का एक लेयर बन जाता है इन मेटल्स पर, ये मेटल को ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन से रोकता है. Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. कह रहा है कि आयरन गर्म करने पर नहीं जलता है, लेकिन आयरन फिलिंग को यदि बर्नर के फ्लेम पर स्प्रिंकल किया जाए यानी बिखेरा जाए तो बहुत तेजी से जल जाता है. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. कह रहा है कि कॉपर भी बर्न नहीं होता है, लेकिन हॉट मेटल पर कॉपर ऑक्साइड के ब्लैक कलर को कोट किया जाता है. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर. सिल्वर और गोल्ड बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर. Metals react with water and produce the metal oxide and hydrogen gas. Metals water के साथ react करके metal oxide और hydrogen gas को produce करता है. And general reaction is metal plus water, it gives metal oxide plus oxygen. Next, metal oxide plus water, it gives metal hydroxide. इन दोनों reaction को step reaction कहा जाता है, जिसे आप class 11th में अच्छे से पढ़ोगे. Okay? Metals like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. कह रहा है कि पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट होने के बाद इसमें आग भी लग जाता है और इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है. एंड रिएक्शंस आर पोटेशियम इन सॉलिड स्टेट व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इन लिक्विड स्टेट, इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस स्टेट प्लस हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट प्लस हीट एनर्जी. एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज sodium in solid state when react with water in liquid state, it gives sodium hydroxide in aqueous state, hydrogen in gaseous state plus heat energy. The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. कह रहे हैं कि कैल्शियम के साथ जब वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो ये लेस वायलेंट होता है, यानी कम खतरनाक होता है, और इससे जो हीट निकलता है वो इतना ज्यादा हीट नहीं होता है जिससे आग लग सके. एंड रिएक्शन इज calcium in solid state when react with water in liquid state, it gives calcium hydroxide in aqueous state plus hydrogen in gaseous state. Now calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas form stick on the surface of the metal.
कह रहे कि कैल्शियम को जब हम वाटर में देते हैं तो कैल्शियम फ्लोट करने लगता है वाटर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम के सरफेस के ऊपर में बबल्स स्टिक कर जाता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है और यह हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यह रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और मैग्नीशियम को भी जब वाटर में मिलाया जाता है तो वो फ्लोट करने लगता है क्योंकि इसके सरफेस पर भी बबल्स बन जाता है। मेटल्स like aluminum, iron, zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. कह रहा है कि कुछ मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये सब ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इन सबको जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो ये रिएक्ट कर जाता है और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। And reactions are aluminum with solid state when react with water in gaseous state, it means steam, it gives aluminum oxide in solid state plus hydrogen in gaseous state. And next reaction is iron in solid state when react with water in gaseous state, it means steam, it gives iron oxide in solid state plus hydrogen in gaseous state. Now next slide. Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. ये सब मेटल जो है वो किसी भी हालत में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। Now next topic. What happens when metals reacts with acid? मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? Metals reacts with acid to give a salt and hydrogen gas. मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। And general reaction is metal plus dilute acid, it gives salt plus hydrogen. Hydrogen gas is not evolved when the metal reacts with nitric acid. It is because nitric acid is a strong oxidizing agent. कह रहा है कि जब मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, बट मैग्नीशियम and manganese react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। Now next topic is how do metals react with solution of other metal salts. इसको मैं चैप्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। Now next topic is the reactivity series. Reactivity series को भी मैं एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं उसको। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। How do metals and non-metals react? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हायर क्लास के लिए तो खास करके, तो इसे जरा ध्यान से समझिएगा। ओके, We learned about the electronic configuration of elements in class 9th. We learned that noble gases which have a completely filled valence shell show little chemical reactivity. क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और साथ में ये भी पढ़े थे कि यदि एलिमेंट का वैलेंस शेल कंप्लीट फिल है तो वो कम रिएक्टिव होता है और कंप्लीट फिल किस एलिमेंट का होता है तो नोबल गैसेस का। ओके, बाकी जितने भी ये थ्योरीज हैं इसको मैं डायरेक्ट टेबल में ही समझाती हूँ। ओके, वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम लोग टेबल में पढ़ेंगे। इस टेबल के पहले कॉलम में टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में एलिमेंट्स दिया हुआ है और उसके सिंबल्स दिए हुए हैं, थर्ड कॉलम में इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं एंड लास्ट कॉलम में इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टाइप ले रहे हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हीलियम, नियन एंड आर्गन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियन का है 10, आर्गन का है 18। हीलियम का चूंकि एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे और इसका इलेक्ट्रॉन k सेल में चला जाएगा। इसके बाद नियन का एटॉमिक नंबर है 10, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 10 और इन 10 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन k सेल में जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स l सेल में जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 18 और 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स k सेल में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स l सेल में जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स m सेल में चला जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन में हम लोग ये देख रहे हैं कि इन तीनों एलिमेंट का वैलेंस शेल कंप्लीट फिल है और जिस एलिमेंट का वैलेंस शेल कंप्लीट फिल्ड होता है वो कम रिएक्टिव होता है। ओके, तो इन नोबल गैसेस के साथ तो कोई रिएक्शन होने का कम चांस है, तो नोबल गैसेस के साथ रिएक्शन होने का कम चांस है। हम लोग अब सेकंड ग्रुप में आते हैं और सेकंड ग्रुप है मेटल्स का।
मेटल्स में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जिसमें से हम लोग दो के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम के बारे में और मैग्नीशियम के बारे में। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन एम सेल में जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और एटॉमिक नंबर यदि 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 12 होगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स एम सेल में जाएगा। इन दोनों एलिमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि वैलेंस सेल इसका इनकम्प्लीट है, कंप्लीट फिल नहीं है। सोडियम के वैलेंस सेल को यदि कंप्लीट किया जाए तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को इससे हटाना पड़ेगा। ओके, और मैग्नीशियम के वैलेंस सेल को यदि कंप्लीट किया जाए तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। ओके, इसके लास्ट पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स में क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और 17 एटॉमिक नंबर है, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोरीन का 17 होगा और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल में जाएगा और 7 इलेक्ट्रॉन्स एम सेल में जाएगा। इट मींस यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन का वैलेंस सेल भी इनकम्प्लीट है। अब क्लोरीन के वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ओके, और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले सकते हैं? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले सकते हैं और जब हम सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन को देंगे तो सोडियम एंड क्लोरीन का एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा और वो आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा जो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, अब नेक्स्ट मेटल की बात करते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आटोमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे यानी 1 इलेक्ट्रॉन में डिवाइड कर देंगे। इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दूसरे क्लोरीन के पास चला जाएगा और फिर हम लोग का एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा, वो होगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और वो भी आयनिक कंपाउंड होगा या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से इसी टॉपिक को समझेंगे। यहाँ देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को हटाना है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम से निकालते हैं तो सोडियम को इस तरह से लिखा जाता है Na+ यानी कि सोडियम कैटायन और कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखा जाएगा 2n8। ओके, एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम लोग +E करके लिखते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस होता है तो यहाँ माइनस साइन है। ओके, फिर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में जाता है और 7 इलेक्ट्रॉन एम सेल में जाता है। चूंकि 7 को 8 करने के लिए हम लोग को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो प्लस करके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देते हैं। ओके, रिएक्टेंट साइड में ही, और इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे, क्लोरीन माइनस यानी कि क्लोरीन एनायन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगा 2 8 and 8 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो गया और ये 7 8 में कन्वर्ट हो गया, राइट। और कंपाउंड किस तरह से बनाएंगे, कंपाउंड इस तरह से बनेगा, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करेंगे एंड क्लोरीन का ये 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इस साइड में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ स्पेस खाली रहेगा और इस खाली स्पेस में ही सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ देखिए इस तरह से बन जाएगा। और फिर फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे, सोडियम प्लस और Cl के अराउंड में ऑक्टेट पूरा कर देंगे और यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे और ये कंपाउंड कहलाएगा सोडियम क्लोराइड। ओके, अब हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को भी देखते हैं कैसे बना है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282 जिसमें से 2 के सेल में जाएगा, 8 एम सेल में जाएगा और 2 एन सेल में जाएगा। ओके, अब इसके वैलेंस सेल का ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकालना पड़ेगा। तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में +2e। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 2n8 क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 2n8 और इसे क्या कहा जाएगा, मैग्नीशियम कैटायन क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन आया है। ओके, अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं 287। ओके, इस 7 को 8 पूरा करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे
और वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट साइड में ऐसे लिख देंगे, ओके। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका हो जाएगा, क्लोराइड एंड आयन का। क्लोराइड एंड आयन को माइनस साइन के साथ लिखेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इस तरह से लिखेंगे 288, राइट। अब इसके बाद हम लोग कंपाउंड बनाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो करेंगे एंड क्लोरीन का जैसे सोडियम क्लोराइड में किए थे उसी तरह से शो करेंगे और फिर कंपाउंड बना देंगे मैग्नीशियम 2+ एंड क्लोराइड को बिग ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, यहाँ पर माइनस साइन देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हो जाएगा 2- चार्ज, ओके। अब हम लोग का ये कंपाउंड भी कंप्लीट हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड और ये भी कहलाएगा आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। The compounds formed in this manner by the transfer of electrons from the metal to a non-metal are known as ionic compounds or electrovalent compounds. पहले ही बता चुके। Now properties of ionic compounds. First, physical nature. Ionic compounds are solids and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. कह रहा है कि ionic compound solids होता है और hard होता है, इसके ions में force of attraction बहुत ज्यादा होता है और ये brittle nature का होता है और यदि pressure दिया जाए इसमें तो ये छोटे छोटे pieces में टूट जाता है। Now next point, melting and boiling point. Ionic compounds have high melting and boiling points. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है क्योंकि इसके इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल ईटीसी। कह रहा है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन सॉल्वेंट में जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल में insoluble होता है। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड जो होता है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सॉलिड के आयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है ड्यू टू देयर रिजिड नेचर, क्योंकि उसका नेचर क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट, लेकिन आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है मोल्टेन स्टेज में। तो कैसे कर सकता है? दिस इज पॉसिबल in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositively charged ions are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. कह रहा है कि molten state में electrostatic force overcome हो जाता है heat के through और ionic compound electricity conduct कर सकता है। Now in next video we will learn occurrence of metals. That's it.